हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है मुस्कान। नीतू जैसे ही कपड़े फैलाकर छत से नीचे उतरी, उसकी सांसें तेज चल रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। सुबह से ही वह बिना रुके काम कर रही थी। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरकर आंगन में पहुंची, सामने चौकी पर बैठी उसकी सास कमला देवी की आवाज़ सुनाई दी। आज तो अभी तक मुझे चाय का एक कप भी नसीब नहीं हुआ। हाथ धोकर पहले एक एक कप अदरक की कड़क चाय बनाकर मुझे और बुआ जी को दो। फिर मंदिर में दीपक जलाना। मैंने भी तुलसी को देने के लिए पानी से भरा गिलास भगवान जी के सामने ही रखा है। वह भी तुम्ही छत से जाकर तुलसी को दे आना। मेरे तो घुटनों में दर्द है, आज न जा पाऊंगी छत में। अच्छा मम्मी जी, बस 5 मिनट में लाई चाय। मैंने सोचा सबके उठने से पहले ही मशीन लगा लूँ तो ठीक रहेगा, कपड़े दिन भर में सूख भी जाएंगे। आज 2 दिन बाद कपड़े धोए थे, इसलिए समय ज़्यादा लग गया। मैं सुबह नहाकर पूजा कर सीधे ऊपर चली गई थी। बिट्टू अपने पापा के पास सोया हुआ था। सोचा कपड़ों का काम निपटा लूं, उठ जाएगा तो फिर पानी में खेलेगा। कमला देवी ने बस हूँ कहा और फिर बुआ जी से बातों में लग गई। नीतू सीधे रसोई घर की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने नल खोला और हाथ धोए, उसकी उंगलियों में हल्की जलन महसूस हुई। सुबह कपड़े निचोड़ते समय उसकी हथेलियाँ लाल हो गई थी। उसने गैस जलाई, भगोना रखा और पानी चढ़ा दिया। फिर अदरक उठाकर उसे छीलने लगी। हर एक हरकत में थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आदत ने उसे इतना मजबूत बना दिया था कि वह बिना रुके काम करती जा रही थी। अदरक को कूट कर उसने उबलते पानी में डाला, फिर चाय पत्ती और शक्कर मिलाई। उसे याद था कि मम्मी जी को चाय में ज़्यादा शक्कर पसंद है, भले ही डॉक्टर ने उन्हें मना किया है। कौन समझाए अब। सुबह से रात तक बस काम काम और काम। उसने बीए तक पढ़ाई की थी। शादी के समय उसने सोचा था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगी, खुद भी कुछ करेगी, पर अब तो दिन का हर पल घर के कामों में ही निकल जाता है। बिट्टू बड़ा हो रहा था, जिद्दी भी। उसे चॉकलेट और चिप्स के अलावा कुछ पसंद ही नहीं था। स्कूल से भी शिकायतें आने लगी थी, टिफिन क्यों नहीं खाता, यह सवाल हर दूसरे दिन आता। पर नीतू क्या करती, उसे बैठकर समझाने का समय ही कहाँ मिलता था। चाय तैयार हो चुकी थी। उसने 2 कप में चाय डाली, प्लेट में रस और बिस्किट सजाए और ट्रे लेकर बाहर आई। लो मम्मी जी चाय। कमला देवी ने कप उठाते हुए कहा, जरा गर्म है, थोड़ा ठंडा कर दिया करो। नीतू ने हल्की मुस्कान के साथ जी कहा और बुआ जी को भी चाय थमा दी। बुआ जी चुपचाप उसे देख रही थी। चाय देकर नीतू तुरंत मंदिर की ओर बढ़ी। जल्दी जल्दी दीपक जलाया, अगरबत्ती लगाई और बस नाम मात्र की पूजा की। जैसे ही वह बाहर निकली, फिर आवाज़ आई, बहू कल तुम्हारे ससुर मूलियाँ लाए थे, ताजी ताजी। आज नाश्ते में मूली के पराठे बना लो, साथ में टमाटर की खट्टी मीठी चटनी भी बना लेना। नीतू रुकी ही थी कि अगला आदेश, और सुनो लंच में क्या बनाओगी। रजनीश को लंच साथ में ही दे देना। ऐसा करो, मूली घिसने से पहले कोई दाल चढ़ा दो, दूध भी एक तरफ रख दो, फट न जाए। नीतू बस जी कहती रह गई। उसके मन में आया कि कह दे, मम्मी जी मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, पर शब्द गले में ही अटक गए। वह रसोई में लौट आई। उसने मूली उठाई और कद्दूकस करना शुरू किया। तभी उसकी उंगली फिसली और बीच वाली उंगली छिल गई। आह! उसके मुंह से हल्की आवाज़ निकली। वह तुरंत वॉश बेसिन की ओर दौड़ी। ठंडे पानी में उंगली धोई, खून बह रहा था, पर उसने ध्यान नहीं दिया। इतना भी क्या, उसने खुद से कहा, और फिर वापस काम में लग गई। पराठे तैयार होने लगे, एक के बाद एक। उसने सबको नाश्ता कराया, रजनीश और ससुर जी को दूध भी दिया। बुआ जी और मम्मी जी ने सिर्फ चाय ली। इसके बाद वह बिना रुके लंच की तैयारी में लग गई। दाल चढ़ाई, चावल धोए, सब्जी काटी। काम करते करते उसकी पीठ में दर्द बढ़ता जा रहा था, पर रुकने का विकल्प उसके पास नहीं था। करीब दोपहर तक उसने सबका खाना तैयार कर दिया। रजनीश को टिफिन दिया, ससुर जी को खाना परोसा, बाकी सबने भी खा लिया। जब सबका काम खत्म हुआ, तब जाकर वह सास और बुआ जी के पास बैठी। बहू जरा सिर में तेल लगा दो, कमला देवी ने कहा। नीतू फिर उठी, तेल लगाया, फिर मुंह से उनके घुटनों और पीठ की मालिश की। बुआ जी चुपचाप सब देखती रहीं। बीच बीच में फोन भी आ रहे थे ननद का। मैं शाम को आ रही हूँ बच्चों के साथ, उसने बताया। नीतू ने यह सुना तो उसके मन में तुरंत योजना बनने लगी। रात को कुछ खास बनाना पड़ेगा। उसने सोचा पाव भाजी बना लूंगी, बच्चों को भी पसंद है, सब खुश हो जाएंगे। थोड़ी देर बैठने के बाद वह फिर उठ खड़ी हुई। लंच खत्म होते ही उसने सब्जियां काटनी शुरू कर दी। तभी बिट्टू ने घर में खिलौना फैला दिए। मम्मा देखो, वह चिल्ला रहा था, पर नीतू व्यस्त थी। तभी बिन्नी काम वाली आ गई। नीतू ने राहत की सांस ली और बिट्टू को उसके हवाले कर दिया। उधर कुकर में सब्जियां डाल ही रही थी कि दरवाजे पर आवाज़ आई, अरे कमला सुनो तो, चाची जी अपनी बहुओं के साथ आ गई थी। फिर नीतू भागी, चाय बनाई, नाश्ता दिया। अभी वह बैठी भी नहीं थी कि मासी जी अपने पूरे परिवार के साथ आ गईं। अब तो जैसे तूफान आ गया। नीतू के हाथ पांव फूल गए। उसने सबको शरबत दिया, बिन्नी को बाजार भेजा समोसे और पकौड़े लाने, फिर चाय बनाई, सबको परोसा। शाम के 7 बजते बजते ननद नंदोई और बच्चे भी आ गए। अरे भाभी कैसी हो, ननद ने मुस्कुराते हुए कहा। नीतू ने भी थकी हुई मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया।
आइए दीदी अंदर आइए। बच्चे सीधे अंदर भागे और बिट्टू के साथ खेलने लगे। घर में शोरगुल बढ़ गया, लेकिन नीतू के लिए इसका मतलब था और काम। बहू पहले चाय बना दो सबके लिए। कमला देवी की आवाज़ फिर आई। नीतू तुरंत रसोई में चली गई, चाय चढ़ाई, कप निकाले, ट्रे सजाई। चाय लेकर जब वह बाहर आई तो सब बातें कर रहे थे। भाभी आज क्या स्पेशल बना रही हो? नंदोई जी ने हंसते हुए पूछा। सोचा है पाव भाजी बना लूँ, बच्चों को पसंद है। वाह, फिर तो मज़ा आ जाएगा, उन्होंने कहा। कमला देवी ने भी तुरंत जोड़ दिया। हाँ, हमारी बहू बहुत अच्छा बनाती है पाव भाजी। नीतू ने बस मुस्कुरा दिया। चाय का दौर खत्म होते ही वह फिर रसोई में लौट आई। अब असली काम शुरू होना था, रात के खाने की तैयारी। उसने सुबह काटी हुई सब्जियां निकाली, आलू, गोभी, गाजर, मटर सब कुकर में डाले, मसाले तैयार किए। गैस पर एक साथ 2-3 बर्तन चढ़ गए। रसोई में गर्मी बढ़ती जा रही थी, पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। उधर से आवाज़ आई, बहू जरा पानी देना। नीतू ने तुरंत गिलास में पानी भर कर दिया। फिर बहू बच्चों के लिए कुछ स्नैक दे दो। उसने प्लेट में बिस्कुट और नमकीन सजाए। फिर बहू जरा ये प्लेट ही हटा दो। वह फिर दौड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक नहीं 10 लोगों का काम अकेले कर रही हो। इसी बीच बिट्टू रोता हुआ आया। मम्मा। नीतू ने झट से उसे गोद में लिया। क्या हुआ बेटा? भैया ने मेरा खिलौना ले लिया। नीतू ने उसे समझाया, प्यार किया। फिर बिन्नी को आवाज़ दी, जरा इसे देख लेना। और फिर वह वापस रसोई में। कुकर सीटी दे रहा था। उसने गैस धीमी की, दूसरी तरफ तवा गर्म किया, पाव सेकने शुरू किए, भाजी को मैश किया, उसमें मक्खन डाला। खुशबू पूरे घर में फैल गई। वाह क्या खुशबू आ रही है, बाहर से आवाज़ आई। पर उस खुशबू के पीछे की मेहनत कोई नहीं देख रहा था। करीब 9 बजे तक खाना तैयार हो गया। नीतू ने एक एक करके सबको प्लेटें परोसनी शुरू की। भाभी थोड़ा और मक्खन डालना। बहू मेरे लिए कम मिर्ची रखना। मम्मा मुझे ज़्यादा पाव चाहिए। हर किसी की अलग मांग थी। नीतू सबकी सुन रही थी, पूरा कर रही थी। खुद के लिए उसके पास समय नहीं था। जब सब खाने में व्यस्त थे, वह खड़ी खड़ी सबको देख रही थी। किसी को और चाहिए तो दे दे, किसी की प्लेट खाली हो तो भर दे। बहू तुम भी बैठकर खा लो, बुआ जी ने कहा। नीतू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी खा लूंगी बुआ जी, पहले आप लोग खा लीजिए। पर वह अभी कभी आता ही नहीं था। सबके खाने के बाद उसने रसोई समेटनी शुरू की। बर्तन धोए, काउंटर साफ किया, बचा हुआ खाना रखा। जब वह सब खत्म कर चुकी तब तक रात के 10 बज चुके थे। नंदोई जी को किसी जरूरी काम से जाना था। उन्होंने सबको नमस्ते किया और चले गए। घर थोड़ा शांत हुआ, लेकिन नीतू की थकान अब पहले चरम पर थी। उसके पैरों में जैसे जाने नहीं बची थी। वह सोच रही थी, बस अब सो जाऊं, आज तो बहुत थक गई हूं। पर तभी दरवाजे पर फिर से आहट हुई। चाची जी का बड़ा बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आ गया। सोचा मिलते चलें, उसने कहा। नीतू के चेहरे की रंगत उड़ गई। अब फिर से वही सिलसिला शुरू होना था। कमला देवी ने तुरंत कहा, बहू सबके लिए कॉफ़ी बना लो। नीतू ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बिना कुछ कहे उठी और रसोई की ओर बढ़ गई। कॉफ़ी बनाई, कपों में डाली, ट्रे में सजाई। वह ट्रे लेकर बैठक में आई, सबको कॉफ़ी दी और फिर वहीं सोफे पर बैठ गई, बस एक पल के लिए। और उसी पल में नींद ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हो गईं। बाल बिखरे हुए थे, हाथ ढीले पड़ चुके थे। वह गहरी नींद में थी, शायद कई दिनों की अधूरी नींद एक साथ पूरी कर रही थी। कुछ देर बाद रजनीश की नज़र उस पर पड़ी। वह चौंक गया। नीतू, उसने धीरे से उसे जगाया। नीतू हड़बड़ा कर उठी। जी मैं, सो जाओ, बहुत थक गई हो, रजनीश ने धीमे सुर में कहा। नीतू कुछ बोले बिना उठी और अपने कमरे की ओर चली गई। उधर बुआ जी या सब चुपचाप देख रही थी। सुबह से लेकर अब तक। नीतू अपने कमरे में पहुंचते ही बिस्तर पर बैठ गई। उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। उसने धीरे से अपने कंधों को सहलाया। वहीं दर्द था जो सुबह से उसके साथ था, लेकिन उसे महसूस करने का समय अब जाकर मिला था। वह लेट गई और कुछ ही पलों में गहरी नींद में चली गई। उधर बैठक में बुआ जी अभी भी जाग रही थी। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि चिंता थी। उन्होंने पूरे दिन जो देखा था वह उनके मन को विचलित कर रहा था। कमला देवी भी अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी बुआ जी ने उन्हें आवाज़ दी, भाभी जरा बैठो तो। कमला देवी थोड़ी हैरानी से बोली, क्या हुआ दीदी, अभी तक सोई नहीं आप? नींद नहीं आ रही, थोड़ा तुमसे बात करनी थी, बुआ जी ने गंभीर स्वर में कहा। दोनों पास की चारपाई पर बैठ गईं। कुछ पल तक खामोशी रही। फिर बुआ जी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, भाभी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कमला देवी थोड़ा असहज हुई, लेकिन बोली, अरे दीदी आप कब से पूछने लगी, कहिए ना। बुआ जी ने गहरी सांस ली और बोली, नीतू बहू है तो क्या, उसमें भी जान है। कमला देवी चुप हो गई। सुबह से देख रही हूँ मैं उसे, एक पल के लिए भी बैठते नहीं देखा। कभी रसोई, कभी आंगन, कभी ऊपर छत, बस दौड़ती ही रही पूरे दिन। अरे दीदी, घर का काम तो करना ही पड़ता है बहू को, बुआ जी ने तुरंत टोका। काम करना और सारा बोझ अकेले उठाना, दोनों में फर्क होता है भाभी। कमला देवी ने पहली बार थोड़ा गंभीर होकर उनकी ओर देखा। बुआ जी ने आगे कहा, तुम्हारे घुटनों में दर्द है, ये बात सही है, पर इसका मतलब तो ये नहीं कि तुम बस बैठकर आदेश देती रहो और बहू सब कुछ करती रहे। कमला देवी के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आई। तो क्या करूँ मैं, अब मुझसे उतना काम होता नहीं जितना हो सकता है।
उतना तो कर सकती हो ना। कमला देवी चुप रही। भाभी तुमने ध्यान दिया है, आज उसने खुद बैठकर एक कप चाय भी नहीं पी, खाना भी शायद ढंग से नहीं खाया होगा। कमला देवी के चेहरे पर अब सोच के भाव आने लगे थे। और वो उंगली देखी थी मैंने, खून बह रहा था, फिर भी काम करती रही। कमला देवी चौंकी। उंगली कट गई थी उसकी। हाँ, बुआ जी ने कहा, पर उसने किसी को बताया तक नहीं। अब कमला देवी पूरी तरह शांत हो गई। भाभी, बहू भी किसी की बेटी होती है। तुम सोचो, अगर तुम्हारी बेटी ऐसे काम करे, बिना आराम के, बिना किसी की मदद के, तो तुम्हें कैसा लगेगा। यह बात सीधे कमला देवी के दिल में लगी। उन्हें अपनी बेटी याद आ गई, जो ससुराल में रहती थी। अगर उसके साथ ऐसा हो तो। यह विचार आते ही उनका मन भारी हो गया। बुआ जी ने आगे कहा, मैं ये नहीं कह रही कि बहू काम ना करे, घर है, जिम्मेदारियां हैं, सबको निभानी पड़ती हैं, पर थोड़ा साथ, थोड़ा अपनापन, ये भी जरूरी है। कमला देवी की आंखें अब झुक चुकी थीं। उनके मन में दिन भर के दृश्य घूमने लगे। नीतू का सुबह सुबह कपड़े धोना, बिना रुके चाय बनाना, उंगली कटने के बाद भी काम करना, सबको खाना खिलाना, और आखिर में सोफे पर ही सो जाना। उन्हें एहसास हुआ, वाकई उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि नीतू भी इंसान है, मशीन नहीं। बुआ जी ने आखिरी बात कही, भाभी अभी भी समय है, अगर आज नहीं समझोगी तो कल देर हो जाएगी। शरीर है उसका, टूट जाएगा एक दिन, फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। कमला देवी की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीमे सुर में कहा, दीदी शायद आप सही कह रही हैं। यह पहली बार था जब उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। बुआ जी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। कोई बात नहीं भाभी, समझ आ गई, यही बहुत है। कमला देवी ने गहरी सांस ली। कल से मैं कोशिश करूंगी कि नीतू का हाथ बटाऊं, उसे थोड़ा आराम मिले। बुआ जी मुस्कुराई। बस यही तो चाहिए था। उस रात कमला देवी देर तक सो नहीं पाई। उनके मन में एक ही बात चल रही थी, बहू भी बेटी है। अगली सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। नीतू की आंख खुली। उसने घड़ी देखी। अरे आज तो देर हो गई। वह घबरा कर उठी। मम्मी जी नाराज हो जाएंगी। वह जल्दी जल्दी बाहर आई, पर आज कुछ अलग था। रसोई से आवाज आ रही थी, बर्तन खनकने की। वह हैरान होकर अंदर गई, और जो उसने देखा उसे विश्वास ही नहीं हुआ। कमला देवी रसोई में खड़ी थी, हाथ में चाय का भगोना। वह चाय छान रही थी। नीतू एकदम से रुक गई। मम्मी जी आप। कमला देवी ने उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराई। हाँ बहू, आज सोचा तुम्हें थोड़ा आराम दे दूं। नीतू को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। आप बैठो, मैं बना देती हूँ। कमला देवी ने उसे रोका। नहीं, आज तुम बैठो। नीतू की आंखों में हल्की नमी आ गई। शायद पहली बार किसी ने उसकी थकान को समझा था। नीतू अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि जो वह देख रही है वह सच है। उसकी सास कमला देवी, जो कभी रसोई के अंदर कदम तक नहीं रखती थी, आज खुद चाय बना रही थी। क्या हुआ बहू, ऐसे क्या देख रही हो। कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस। अरे अब इतना भी मत सोचो, कभी कभी हम भी काम कर सकते हैं। नीतू ने धीरे से कहा, मैं बना देती हूँ चाय, आप बैठ जाइए। कमला देवी ने पहली बार थोड़े स्नेह से उसे डांटते हुए कहा, कहा ना आज तुम बैठो। नीतू चुपचाप पास की कुर्सी पर बैठ गई। चाय बनकर तैयार हुई। कमला देवी ने 2 कप भरे और एक कप नीतू की ओर बढ़ाया। लो पहले तुम पी लो। नीतू के हाथ हल्के से कांप गए। उसने कप लिया और पहले घूंट के साथ, जैसे उसके अंदर जमा सारी थकान धीरे धीरे पिघलने लगी। उसी समय बुआ जी भी वहां आ गईं। उन्होंने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरे पर संतोष की मुस्कान आ गई। अरे वाह भाभी, आज तो कमाल हो गया, उन्होंने हंसते हुए कहा। कमला देवी ने हल्के संकोच के साथ जवाब दिया, दीदी आपने जो कहा वो रात भर सोचती रही। सच में हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि बहू भी इंसान है। नीतू यह सब सुन रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास उसके बारे में इस तरह सोच रही हैं। बुआ जी ने कहा, समझ आ गई, बस वही काफ़ी है। कमला देवी ने नीतू की ओर देखा। बहू, आज से हम दोनों मिलकर काम करेंगे। जितना मुझसे होगा मैं करूँगी, और तुम भी थोड़ा अपने लिए समय निकालो। नीतू की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने जल्दी से पल्लू से उन्हें पोंछ लिया। जी मम्मी जी। उस दिन का माहौल कुछ अलग ही था। कमला देवी ने खुद नाश्ते में मदद की। उन्होंने आटा गूंथा, सब्जी काटी। नीतू ने भी उनके साथ मिलकर काम किया। लेकिन आज उसके चेहरे पर वही थकान नहीं थी, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। बुआ जी यह सब देखकर बहुत खुश थीं। थोड़ी देर बाद कमला देवी ने कहा, बहू आज बिट्टू को तुम खुद पढ़ा लेना, मैं रसोई देख लूंगी। नीतू ने हैरानी से उनकी ओर देखा। आप। हाँ, कमला देवी ने कहा, बच्चा बिगड़ रहा है, ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है। वह बिट्टू के पास गई। आओ बेटा, आज हम साथ में पढ़ाई करेंगे। बिट्टू पहले तो नखरे करने लगा, लेकिन माँ को अपने पास पाकर धीरे धीरे मान गया। नीतू ने उसे प्यार से समझाया, उसके साथ बैठी, उसे पढ़ाया। शायद बहुत दिनों बाद उसे अपने बेटे के साथ इतना समय मिला था। उधर रसोई में कमला देवी काम कर रही थी। बीच बीच में बुआ जी उनसे बातें करती, हंसती। घर का माहौल अब हल्का लगने लगा था। दोपहर तक काम आराम से निपट गया। आज नीतू को भागना नहीं पड़ा, हाफना नहीं पड़ा, खुद को भूलना नहीं पड़ा। शाम को जब ननद जाने लगी तो उसने मुस्कुराकर कहा, भाभी आज आप बहुत फ्रेश लग रही हो। नीतू ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ दीदी, आज थोड़ा आराम मिल गया। रात को जब सब सोने लगे तो कमला देवी ने नीतू को आवाज़ दी,
बहू जरा इधर आना। नीतू आई। जी मम्मी जी, कमला देवी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। अगर मुझसे कभी कुछ गलत हुआ हो तो माफ़ कर देना। नीतू एकदम चौंक गई। ऐसा मत कहिए मम्मी जी। कमला देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बहू, कहना ज़रूरी है, हम बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा सही हों। नीतू की आंखें भर आईं। आप ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ जैसी हैं। कमला देवी ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। और तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। यह सुनकर नीतू अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसने झुककर उनके पैर छुए। धन्यवाद मम्मी जी। कमला देवी ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।